जिस झूठी बात की बुनियाद पर हम ये सब काम चला रहे हैं शासन को, जिसे हम आजादी कहते हैं। ये आजादी हमें मिली हुई है, ये आजादी है नहीं, ये हस्तांतरण हुआ है। कानून, संविधान और लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करती पत्रिका विधि विमर्श मनाया गया इसका 6ठा वार्षिक उत्सव और जगती ऐतिहासिक टाउन हॉल। नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। समारोह था भव्य और मंच पर मौजूद थे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार, नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार, भाजपा नेता प्रेम रंजन पटेल और पत्रिका के संपादक रणविजय सिंह, साथ ही कई सम्मानित अतिथि और गणमान्य व्यक्तित्व। कार्यक्रम की शुरुआत हुई दीप प्रज्वलन के साथ और फिर हुआ विधि विमर्श के नए संस्करण का लोकार्पण। इसके बाद मंच सजा एक खास विषय पर, संविधान, अधिकार और कर्तव्य। इस संवाद सत्र में अधिवक्ता, छात्र और बड़ी संख्या में नागरिक जुड़े। यहाँ बोलते हुए पटना उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मनाथ प्रसाद यादव ने कहा, आज के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में भारतीय संविधान का महत्व और भी बढ़ गया है। संविधान ने हमें समान अधिकार दिए हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को निभाना भी उतना ही जरूरी है। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे सामने हैं। हर नागरिक को आगे बढ़कर पौधे लगाने, उनका संरक्षण करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। पर्यावरण बचाना ही आज सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी जरूरत है। पत्रिका के संपादक रणविजय सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा, विधि विमर्श का मकसद है जनता को उनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। हमारा नया संस्करण भी इसी सोच को लेकर तैयार किया गया है। समारोह में मौजूद अधिवक्ताओं ने नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी और यह संदेश दिया, एक जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र की असली ताकत है। कार्यक्रम के अंत में शहर के बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, अधिवक्ताओं और छात्रों ने इस पहल की भरपूर सराहना की और विधि विमर्श पत्रिका को दिल से शुभकामनाएं दी। आगे देखिए इस प्रोग्राम में क्या कुछ होता है। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष रजक। धन्यवाद। बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर सुनील जी, यहाँ पर उपस्थित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पांडे जी, और खास करके आज जो कार्यक्रम है वह विधि पर विमर्श होना। हम लोग विधि के जानकार नहीं हैं, लेकिन राजनीति करते हैं। आप लोग से तो घुल मिल के रहते हैं, तो जानते हैं यह देश है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश भारत। दुनिया में ऐसा कोई लोकतंत्र देश नहीं है, और उस लोकतंत्र को चलाने के लिए जो तंत्र बना है वही न्यायिक प्रक्रिया जो है, उसी से आज हमारा देश चल रहा है। आप वैसे परिस्थिति में जो आपने पुस्तक निकाली है और 6ठा बार को तब मना रहे हैं, इसके लिए मैं आप तमाम लोगों को शुभकामना देता हूँ कि बिहार में हमारे जिला के जो अधिवक्ता संघ के लोग हैं वो काफी सराहनीय कार्य किए हैं। न्याय की जो प्रक्रिया है उसको जन जागरण चला करके लोगों को बीच में ले जाने की, जो अधिवक्ता और जो केस लड़ते हैं, तो हम लोग जाते हैं अधिवक्ता संघ में, तो देखते हैं आपस में लोग टकराते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। यही चर्चा को गांव तक ले जाने की जरूरत है कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उससे देश चलता है, न कि कोई जबरदस्ती। और मैं इस मौके पर आप तमाम लोग को शुभकामना देता हूँ और यही चाहूँगा कि अच्छा विमर्श आप लोग करिए और हमारे जैसे लोगों को भी आमंत्रित करते हैं। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण और सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण, कई हमारे अधिवक्ता पटना से चलकर आए हैं। उनका बिहार शरीफ शहर के विधायक होने के नाते मैं हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, और कई हमारे साथी बिहार शरीफ के प्रखर अधिवक्ता हैं, उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं कि आपने ऐसे कार्यक्रम में शिरकत किया है जो समाज को एक रास्ता दिखाने वाला कार्यक्रम है। और विधि के संबंध में विमर्श चर्चा के रूप में आज किया जाएगा।
लेकिन इससे तो मेरा कोई लगाव है नहीं। जब मैं मेडिकल पढ़ता था तो हम लोग को एक सब्जेक्ट 4th ईयर में था जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें कुछ न्याय प्रक्रिया की जानकारी मुझे भी दी गई थी, लेकिन वो भी पढ़े बहुत समय हो गया, लेकिन कुछ कुछ चीजें याद है। और समाज को रास्ता दिखाने वाले को मैं विकास का रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये लोग पूरे जानकार हैं और वस्तुस्थिति को समझते भी हैं, बिहार के बदलाव को और देश के बदलाव को। तो मुझे जो दायित्व मिला है, मैं समझता हूं उस विषय में इनको जानकारी नहीं होगी। मुझे एक दायित्व मिला है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग का एक दायित्व मिला है, और 26 फरवरी से मैं उस विभाग का मंत्री के रूप में कार्य कर रहा हूं। पूरा विश्व डरा हुआ है जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से, और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हम ऐसे राज्य के वासी हैं जिस राज्य में 2004 में जब केंद्र सरकार ने समीक्षा की थी वन क्षेत्रों का, तो उस समय 7.62% बिहार में वन क्षेत्र थे। लेकिन एनडीए की सरकार में नालंदा के लाल बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2005 में जो सरकार बनी, वन क्षेत्र बढ़ाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन लगातार उन्होंने प्रयास किया, और 2024 में जब समीक्षा हुई तो बिहार का वन क्षेत्र 12.65% और हरित क्षेत्र 2.5% था। टोटल मिलाकर 15 से ऊपर हरित क्षेत्र बिहार का होता है। आप सभी जानते हैं हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो भविष्य को पहले ही परख लेते हैं। उन्होंने पिछले पर्यावरण दिवस के दिन एक नारा दिया, एक पेड़ मां के, और पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों करोड़ पेड़ लग गए, और बिहार में भी 4,26,00,000 उस नारे के बाद। जब मुझे इस विभाग का मंत्री बनाया गया तो हमने भी एक संकल्प लिया कि हम 2028 तक 17% हरित बिहार बनाएंगे। लेकिन उस संकल्प को पहले पूरा करने के लिए हमने एक नारा दिया, हर रविवार पर्यावरण के नाम, एक पेड़ कभी माँ के नाम, कभी एक पेड़ कभी पिता के नाम, कभी भाई के नाम, कभी मोहल्ला वासियों के नाम, कभी गुरु जी के नाम, अनवरत पेड़ लगाते जाएं, ताकि बिहार को जलवायु परिवर्तन के प्रकोपों से बचाए। आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। फॉरेन में तो आजकल चलन हो गया है ट्री हगिंग का, लोग ट्री को गले लगाते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए। अपने को स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी 3-4 दिन तक जंगल में जाते हैं, ताकि उनको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। ऐसे परिवेश में सभी अधिवक्ता साथियों से भी आग्रह करेंगे, सम्मानित गार्जियन से भी आग्रह करेंगे, ये संवाद बिहार के जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि ये विभाग जन भागीदारी का विभाग। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक पौधे नहीं लगाए। आप सभी जानते हैं विगत 3-4 दशक से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, जिसके कारण लोगों ने पेड़ों को काट दिया। जो पेड़ ऑक्सीजन दे रहा था वो पेड़ कट गए, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, जलवायु परिवर्तन होने लगा। औद्योगिकरण के कारण
कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते होंगे कि उद्योग जो लगते हैं उसमें उसका पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसको 50 फीट 100 फीट ऊपर लगाया जाता है। क्यों? इसीलिए कि वो हल्का होता है, ऊपर चला जाता है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का परत है वायुमंडल में वो धीरे धीरे मोटा होते जा रहा है, जिसके कारण जो सूर्य की गर्मी पृथ्वी पर आती है वो फिर जाती नहीं, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग होगा। हम लोग जब पशुधन पालते हैं, आजकल पशुधन पालने का चलन बहुत हो गया, जैव विविधता खत्म हो गया। प्रकृति ने बहुत तरह के जीवों को पृथ्वी पर लाया था, लेकिन उसको हम लोगों ने संरक्षित नहीं किया, जिसके कारण इम्बैलेंस हो। क्योंकि अगर हम लोग को बचना है तो प्रकृति ने जितने जीवों को लाया है उसको भी बचाना पड़ेगा और पौधों को भी बचाना। जो हम लोग गौधन पालते हैं वो मीथेन गैस निकालती है, और मीथेन गैस भी हल्का होता है, वायुमंडल में जाके जमा हो जाता है। जो प्रदूषण के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं ताकि कोई भी गाड़ी ज्यादा इमिशन न करे, इन सब का महत्व यही है कि किसी भी तरह पर्यावरण को संरक्षित रखना है तो प्रदूषण को कम करना होगा, पेड़ लगाना होगा और आने वाले अपने भविष्य को सुरक्षित करना होगा। तो मुझे लगता है कि और हम अपने अधिवक्ता साथियों को तो कुछ बता नहीं सकते थे, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि 2005 में 24 नवंबर को सरकार मेरी बनी थी। उसके पहले गड्ढों का बिहार था, अंधेरों का बिहार था, आतंक का बिहार था, अपहरण का बिहार था, बलात्कार का बिहार था, सामूहिक नरसंहार का बिहार था, लाठी में तेल पिलावन का बिहार था, हो गया, समाप्त हो गया। और चरवाहा विद्यालय का बिहार। उस बिहार को इतने कम समय में बदलना इतना कठिन कार्य था, लेकिन एनडीए की सरकार में बिहार के विकास को नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने बिहार को बदलने का काम किया। अब 24 घंटे में 22 घंटे बिजली भी रहती है। गड्ढों का बिहार 4 लाइन 6 लाइन में बदल गया। जहां अस्पतालों में कुत्तों का बसेरा हुआ करता था, अब मरीजों की कतार है। जहां बिहारी कहलाना अपमान की बात थी, अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात है। जहां पहले बिहार में 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, और वो भी मेडिकल कॉलेज जिसमें मैं भी पढ़ा था, कोई 90 और 2005 के बीच में नहीं बना था, वो सभी 80 दशक के पहले बने हुए थे। अभी 27 मेडिकल कॉलेज का जाल है। लोग कहते थे कि विश्व के सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान में पर्यटक आते हैं तो गोवा में आते हैं, लेकिन 2024 में जब समीक्षा किया केंद्र सरकार ने, तो सबसे ज्यादा पर्यटक अगर कहीं आते हैं तो राजगीर और बुद्ध गया। आज देश 7.2% ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, और बिहार 14.4% पे ग्रोथ। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया है। पहले के प्रधानमंत्री वर्तमान में उलझे रहते थे, वर्तमान कठिनाइयों में उलझे रहते थे, लेकिन आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक
देश को विकसित राष्ट्र बनाएंगे और उस संकल्प को साकार करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर बिहार चलने के लिए तैयार है। आगे 2 महीने बाद चुनाव है, आप लोग जागरूक मतदाता हैं, सम्मानित नागरिक हैं और पढ़े लिखे नागरिक हैं, तो ये विकास की कड़ी टूटे नहीं, यही आग्रह के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वकीलों को कहा गया कि बेजुबानों का जुबान है ये। हिंदुस्तान में जिनके पास जुबान नहीं है उनका हम जुबान बन करके उनकी समस्याओं को अधिकारियों के पास रख करके समाधान करते हैं। यानी कानून ठीक ठाक से चले, कानून ठीक ठाक से बने, कानून का अनुपालन ठीक से हो, लोगों को न्याय ठीक से मिले, यही मुख्य रूप से अधिवक्ताओं की भूमिका है। अब मैंने कहा कि जब ये मैंने सुनाया आपको तो मेरे साथ साथ आपका भी हृदय गदगद हो गया होगा। इतने सारे सम्मान हमारे पास, लेकिन जब धरती पर देखते हैं, धरातल पर देखते हैं, वास्तविकता पर देखते हैं, कोई सम्मान मिल नहीं पा रहा। उसका क्या कारण हो सकता है? बेजुबानों के जुबान कहे जाना यह वर्ग, दूसरे को न्याय दिलाने में जीवन खपा देने वाला यह वर्ग खुद अन्याय का शिकार क्यों हो रहा है? ये प्रस्ताव के लिए छोड़ रहे। आपका काम क्या हो गया? बेजुबानों की जुबान पर न्याय दिलाना, कानून की रक्षा करना, कानून की व्याख्या करना, समाज में अमन चैन बहाल रखने में सहयोग करना। लेकिन आप ही अन्याय के शिकार यदि हो रहे हैं तो खाक दूसरे को न्याय दिलाएंगे? मंत्री जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, सांसद जी ने एक बात कही कि विधि के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि विधि के बारे में ज्ञानी लोग नहीं है। हमें लगता है कि भूल से एक सच्चाई बात निकल गई उनके मुंह से। सच्चाई यही है कि विधि का जानकार ही विधि की बात करेगा। लेकिन विडंबना है देश की, आश्चर्य है इस देश के लिए कि जहां विधि का निर्माण होता है, जहां कानून बनता है, जहां कानून का मंदिर है, यानी संसद और विधानमंडल, दोनों जगहों में हमें कोई स्थान नहीं दिया गया। क्यों? हम विधि जानते हैं, हम विधि को अच्छा समझते हैं, हम विधि में अच्छा राय दे सकते हैं, अच्छी विधि बना सकते हैं, तो फिर जगह क्यों नहीं? ये अधिवक्ता वर्ग को संसदों में, विधानमंडलों में निश्चित तौर पर अन्य समुदायों की भांति, अन्य समुदाय में जितने समुदाय देश के अंदर हैं सबका प्रतिनिधित्व किया गया है, आरक्षित करके पूरा। टीचर्स का है, ग्रेजुएट्स का है, अब तो दूसरे शब्द में कहें नचनिया बजनिया सबका है, सबका वृत्त है वहां, केवल और केवल वकीलों को छोड़कर, इसलिए कि वकील विधि जानते हैं, वहां विधि बनता है। और भूल से या सच्चाई बस सांसद ने कहा कि विधि के क्षेत्र में ये ज्ञाता है, हम नहीं है इसलिए कुछ कह नहीं सकते। आप कह तो नहीं सकते, माफ कीजिएगा, लेकिन बना सकते हैं। आप विधि बनाते आप हैं और विधि के जानकार हम हैं, और विधि का लागू हम कराते हैं और बनाते आप हैं। तो विधि बनाने वाले के लिए कोई क्वालिफिकेशन भाई जी नहीं है, लेकिन विधि समझाने के लिए, विधि का प्रयोग करने के लिए, विधि का व्यवसाय करने के लिए डबल ग्रेजुएट होना जरूरी है। यानी न्यायपालिका में वकील जब तक डबल ग्रेजुएट नहीं होगा तब तक वो वकालत नहीं करेगा, वो विधि को समझा नहीं पाएगा। लेकिन विधानमंडलों में या संसद में विधि बनाने वाले लोग जो होंगे उनके लिए औंठा छाप काफी है, उनके लिए कोई भूमिका नहीं होगी। मुझे लगता है ये बात हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं, तो बात नहीं, वो भी समझ रहे हैं।
लेकिन एक झूठी बात हमें मिली हुई है, जिस झूठी बात की बुनियाद पर हम ये सब काम चला रहे हैं शासन को, जिसे हम आजादी कहते हैं। ये आजादी हमें मिली हुई है, ये आजादी है नहीं, ये हस्तांतरण हुआ है चेयर्स का, पावर्स का। अब जो व्यक्ति उस कुर्सी पर जाकर बैठ जा रहा है, वो कुर्सी की खूबी है वो अपने तरफ खींच ले रही है, और वो कुर्सी खींच सके उसे शासक और हमें शासित बना दे रही है। एक तरफ कहा जाता है जनता जनार्दन ही मालिक है, और जनता जनार्दन जब ट्रेन में दिल्ली के लिए सवार होगी तो भीड़ में चलने में पफड़ा टूट जाएगा, कुर्ता फट जाएगा, पैजामा फट जाएगा, चलने में जाते जाते क्या दुर्गति होगी भगवान जाने। लेकिन जो मालिक है उसकी दुर्गति है, और जो नौकर है, सेवक है हमारा, वो चल रहा है एसी में, और चलेगा तो एसी में नहीं चलेगा। आप लोगों को पता होगा कि दिल्ली जाने में जितना भाड़ा लगता है एसी का, उतना तो सरकार देती ही है, उतना राशि को देती है इसके लिए कि आने में जर्किंग जो हुआ ट्रेन में, शरीर का सेल टूट गया, इस सेल को ठीक करने के लिए इन्हें खुराक की जरूरत है, इन्हें पैसा चाहिए। मालिक का हड्डी टूट गया, मालिक का कुर्ता फट गया, और जो सेवक था वो एसी में गया, हिला भी नहीं जरा सा, लेकिन जर्किंग तो ज्यादा लगी, और उस जर्किंग से शरीर का सेल टूटा, और सेल टूटा तो उसकी पूर्ति के लिए सरकार ने उतना पैसा और उन्हें जुटा। अब बताइए मालिक हम है कि मालिक वो है? नहीं लगता है शब्द में बुलाया जाता है। तो ये नहीं जानते सो बात नहीं है, ये भी जान रहे स्थिति को, लेकिन जैसे इसे लागू करेंगे हो सकता है कि अधिवक्ता वर्गों का स्थान सुरक्षित कर दिया जाए, तो इनकी ही सुविधा में कटौती करने का बनाते कहीं। इन्हें कुछ वर्ष से भय लगता है इन्हें। आखिर क्या कारण है कि कानून जानने वाले को कानून बनाने समझते हो? कारण क्या है इसका? तो कारण ढूंढने पर मुझे लगता है कि ये जानते सब है, जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए ये मांग हमारी वर्षों से लंबित है कि संसद में और विधानमंडलों में अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित स्थान किए जाए अन्य समुदायों की भांति, ताकि हम देश के हित में अच्छा से अच्छा कानून दे सके। लेकिन करना ये चाहते नहीं है, करेंगे ही नहीं। एक देहात में कहावत है भाई, छपरा जिला में, पता नहीं आपके है कि नहीं, कि जो आदमी राजाई में मुंह तोप कर सोया हुआ हो जगह है, लेकिन मुंहवा तोप लिया है, उसको लाख जगाइएगा जाएगा वो तो जगह ही है। जान कर तोप के मुंह सोया हुआ है, सचमुच सोया होगा तो जरा सा नोट करेंगे, वो थर से उठ के बैठेगा, कौन है, क्या बात है, कहां से है, क्या कहना है। ये तो जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए जब इनको जगाना इनके लिए करना बड़ा मुश्किल है। हमारी समिति 25 सूत्री मांगों के लिए वर्षों से लड़ रही है, जिसमें पहली मांग यही है, क्योंकि हमें ज्ञात है कि देश में जो कुछ ही भटकाव हो रहा है वो कानून के गलत बन जाने से, या कानून की गलत व्याख्या हो जाने से, या कानून का सही अनुपात नहीं होने से ही हो रहा है। लोगों को लाभ के लिए आप कानून बनाते हैं और होता है खाता। तो पहली हमारी मांग है इनसे, इस बात के लिए सरकार से, कि विधानमंडलों में और संसद में स्थान दें। संवाद जो किया जा रहा था, क्या उद्देश्य है संवाद? मेरा उद्देश्य यही है, आप सभी पत्रकार लोगों से पहले हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का बहुत बहुत आभार कि इतने कम समय में नालंदा जिले के लगभग सभी पत्रकार यहाँ मौजूद हैं, और हमारे लिए गर्व की बात होती है। जैसा कि माननीय मंत्री जी, सांसद महोदय और हमारे गुरुदेव बोल चुके हैं, लगभग बात आप लोग तो समझ चुके होंगे। अब अधिवक्ताओं की उपेक्षा जो होती है ना, इससे कभी कभी हम लोग को भीतर से एक तरह का जो चुनौती स्वीकार करने का मन होता है, उसी मन को आप लोग के बीच रखने के लिए इस संवाद को रखा गया है। सबसे बड़ी बात है, जैसा कि हमारे बड़े भाई अरविंद जी जो भी बिहार
भाजपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने बताया कि सांसद महोदय कि आपके लिए गर्व की बात है कि आपके नालंदा से एक विधि विमर्श पत्रिका निकल रही है, जो वास्तव में हमें कहने में थोड़ा सा संकोच लगता है, क्योंकि अपना मुंह में मिट्टू नहीं होना चाहिए। हमारे राज्य में लगभग 1 लाख से ऊपर अधिवक्ता है और आपके छोटे भाई के द्वारा इस तरह की पत्रिका पूरे बिहार में बस एकमात्र पत्रिका विधि के जगत में निकल रही है। तो हमारे साथ साथ आप लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि एक नालंदा का बेटा, एक नालंदा का भाई आपके पूरे बिहार नहीं पूरे देश में विधि विमर्श को पहुंचा रहा है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने सारे टीम को, अविनाश जी, शिवानंद जी, इंद्रदेव जी, इधर RK राजेश जी, शंभू जी, जो भी पत्रिका के संपादक मंडल में है, मैं सारे लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि सर ने बोला कि संख्या कुछ कम है, जरूर अधिवक्ताओं की संख्या या जिंदा लोगों की संख्या समाज में कम ही होती है। मैं तो कहता हूं लगभग 150 यहाँ अधिवक्ता हैं, 15 अधिवक्ता, मात्र 10-15 अधिवक्ता हमारे साथ रहे, तो मैं किसी भी सरकार को, सभ्य भाषा में अगर हमारी अपनी भी सरकार हो और हमारी बातों को अगर अनसुनी की जा रही है, अधिवक्ताओं की बातों को अनसुनी की जा रही है, तो अधिवक्ता आवाज उठाएंगे। अगर आप सब लोगों के लिए आपके लिए कुछ कल्याणकारी योजना है, तो फिर अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? अधिवक्ता भी आपका है, अधिवक्ता भी देश का नागरिक है। ऐसा नहीं कि हम अधिवक्ता लोग विदेशी हैं। तो सरकार, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे हमारे केंद्रीय सरकार हो, मैं उनसे निवेदन करता हूं, और आप सबको दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं दे रहे हैं, तो सबको दे रहे हैं, तो फिर अधिवक्ताओं के लिए भी कुछ कल्याणकारी योजना को आप क्रियान्वयन कीजिए। और नहीं तो फिर ज्यादा उपेक्षित करेंगे तो आंदोलित लोग होंगे। आंदोलन किसी भी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम से बताएंगे क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, रणविजय जी के द्वारा जो पत्रिका निकाली जा रही है विधि विमर्श, उसके 6ठे वार्षिकोत्सव यानी कि स्थापना के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। और ये एक बड़ी बात है कि रणविजय जी के द्वारा विधि विमर्श की पत्रिका निकाली जा रही है। ये पत्रिका लोगों को जागरूक करने का काम, लोगों को कानून से अवगत कराने का काम, लोगों को अधिकार, जो उनके मौलिक अधिकार है, उससे कैसे जो ऐसे हम सुरक्षा दिला सके, इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। रणविजय जी ने केवल जो ऐसे अधिवक्ता के तौर पे अगर जो ऐसे अपना व्यवसाय पेशा अगर करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन इनका जन कल्याण, खास कर करके आम लोगों को सही तरीके से कैसे न्याय मिल सके और उसका पालन, कानून का पालन सही तरीके से हो सके, इसके लिए इन्होंने जो ऐसे इस बीड़ा को उठाया है। मुझे लगता है कि आम लोगों को, जो दबे कुचले शोषित कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो अंतिम पायदान पर रहने वाले हैं, जो न्याय प्रक्रिया से कहीं न कहीं उनको जो है से वंचित रखा या दूर रहते हैं, वहां तक जाने में, उन सबको नजदीक ले जाने का और उनको न्यायिक तरीके से उनको जो है से संरक्षा देने का काम इस पत्रिका के माध्यम से कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज इनके कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हुआ हूं। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। इसी प्रकार से अपनी पत्रिका को निकालते रहे और लोगों को कानून से अवगत कराते रहे।